सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया की व्याख्या पढ़ेंगे। बसंत आया कविता जो है वह हमें संदेश देती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, परंतु हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आइए हम कविता पाठ करें और इसकी व्याख्या समझें। बसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत की सूचना उन्हें कैसे प्राप्त हुई, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से किया है। मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। आज हम आधुनिक जीवन में जिस प्रकार भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हमारी जो जीवन शैली है वह प्रकृति से बिल्कुल कट गई है और हम स्वयं तक ही सीमित हो गए हैं। इस जीवन शैली में कवि ने कैसे उन्हें बसंत के आगमन की सूचना मिली, इसका जिक्र बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वे सुबह उठकर सैर पर निकलते हैं तो सड़क के किनारे उन्हें किसी बंगले के पास एक तरु अर्थात अशोक का वृक्ष दिखाई पड़ता है और उस वृक्ष पर एक चिड़िया जो है वह बैठकर कूकती हुई उन्हें नजर आती है। चिड़िया की कूक सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो चिड़िया जिस प्रकार कूक रही है मधुर आवाज़ में, ठीक ऐसे ही मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जब मुझे दा कहती है तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी ही मधुर लगती है। चलते हुए जब वे सड़क के किनारे से गुजरते हैं तो उस सड़क के किनारे जो लाल रंग की बजरी बिछी हुई है और उस पे उस अशोक के पेड़ के जो पीले पत्ते झरकर गिरे हुए हैं, उन पत्तों पर जब कवि का पैर जाता है तो वे पत्ते जो हैं चुरमुराने लगते हैं और एक संगीत की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ती है। फिर वे कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 6 बजे सुबह गर्म पानी से नहाकर आई हुई हो। और उन्हें ऐसा कब महसूस होता है, जब सुबह सुबह सैर करने के दौरान खिली हुई हवा फिरकी के समान, फिरकी एक तरह गोल गोल घूमने वाली चीज़ होती है जिसे हम फिरकी कहते हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो हवा है उन्हें इस प्रकार से छूकर निकलती है जैसे फिरकी घूम रही हो। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार जब मैं फुटपाथ पर चलता हूँ तो मुझे 3 कारणों से, प्रथम कारण क्या था कि अशोक के वृक्ष पर जब चिड़िया कूकती है
तो उन्हें महसूस होता है कि ठीक इसकी जो मधुर आवाज़ है वो किसके समान है, मेरी छोटी बहन जब मुझे दा कहती है उसके समान है। दूसरा कारण क्या है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पेड़ों के जो पुराने पत्ते हैं वे झड़कर गिर जाते हैं और नए कोपल फूटते हैं। तो इनके पैरों के तले सैर के दौरान जो पत्ते नीचे आते हैं उनसे जो चुरमुराने की आवाज़ आती है, संगीत आती है उसके माध्यम से। उसके बाद कवि को महसूस होता है कि सुबह सुबह वो जो हवा चलती है वो ऐसा महसूस करवाती है हमारे शरीर से टकराकर, वो ऐसी खिली हुई लगती है जैसे कोई गर्म पानी से नहाकर आई हो और फिरकी के समान गोल गोल उनको छूकर चली जाती है। इस प्रकार से कवि को महसूस होता है प्रकृति के माध्यम से कि हाँ, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। आगे कविता देखें। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमूक दिन अमूक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। अब देखिए, इन पंक्तियों में कवि कुछ अलग कारण बताते हैं। एक तो प्रकृति के अलग अलग रंगों से और अलग अलग चीज़ों से उन्हें पता चली कि बसंत आ गया है। अब जो है उन्हें बसंत आगमन की सूचना कैसे मिलती है, वो कहते हैं कि जब मैं कैलेंडर देखता हूँ तो कैलेंडर में एक तिथि तय होती है कि इस दिन बसंत पंचमी होगी और इस अमुक दिन छुट्टी रहेगा मदन के महीने में। मदन महीना अर्थात बसंत का महीना, और उस दिन इनके दफ्तर में भी छुट्टी रहती है। तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि इस दिन बसंत ऋतु है। फिर आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे प्रमाण प्राप्त होता है छुट्टी का, तब मुझे पता चलता है कि आज बसंत है। उसके साथ साथ वे जब कविता पढ़ा करते थे तो उन्हें इस बात का आभास था या उन्होंने पढ़ा था कि जब बसंत ऋतु आती है तो दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, अर्थात ढाक अर्थात पलास, पलास के जो जंगल हैं, पलास के जो लाल लाल फूल खिले होते हैं तो वो बसंत ऋतु में पूरी तरह से खिल जाते हैं। और पलास के जंगल को, जहाँ पलास के बहुत सारे वृक्ष हैं, उस जंगल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दहर दहर दहकेंगे, अर्थात चारों तरफ आग लगी हो। तो जब ऐसा दृश्य हमें मालूम होगा तब हमें पता चलेगा कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इसके साथ साथ जब आम के वृक्ष में आम के बौर आवेंगे, आम में मंजर लग जाएंगे, तब हमें पता चल जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। आइए अब हम आगे का अनुच्छेद देखें। आगे कवि कहते हैं कि रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बसंत के आने पर न केवल पृथ्वी के बाग बगीचे रस गंध से भर जाते हैं। रंग रस गंध अर्थात जब उस पे फूल खिलते हैं उससे जो उसकी जो सुंदर रंग होते हैं वो रंग पूरे पृथ्वी को अपने आगोश में ले लेता है, अपनी खूबसूरती को बिखेरता है। जब फूल खिलते हैं तो उससे निकलने वाली खुशबू से भर जाते हैं और उन फूलों में और जो रस आता है उससे भी लदे फदे दूर तक नंदन वन जो हैं वो काफ़ी यशस्वी और खूबसूरत हो जाते हैं। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि केवल पृथ्वी के बाग बगीचे ही नहीं बल्कि इंद्र के नंदन वन में भी सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की तुलना इंद्रदेव के नंदन वन से भी की है कि जिस प्रकार इंद्रदेव का नंदन वन रस रंग और गंध से भरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार यह जो पृथ्वी है बसंत ऋतु के आगमन पर वैसे ही खूबसूरती से भर जाता है। बसंत में फूलों का रस पीकर भंवरे और कोयल
अपना अपना प्रदर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व, अर्थात इस बसंत ऋतु में भौरे और जो कोयल हैं वे फूलों का रस भौरे पीकर अपना कृतित्व, अपना कार्य करते रहते हैं। कोयल कूकते रहती है और बड़े ही सुंदर तरीके से दोनों अपना अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बसंत के आने का पता हमें कैलेंडर देखकर और कार्यालय में छुट्टी होने से चलेगा। तो यहाँ जो अंत में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमें नहीं पता था कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा कि अमुक दिन छुट्टी है बसंत पंचमी की, बसंत ऋतु के आगमन की, या हमें कैलेंडर के माध्यम से पता चलेगा। यहाँ उन्होंने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग किया है, क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में हम इस प्रकार घिर गए हैं, या कहिए हम इस प्रकार उसमें डूब गए हैं कि हम अपने आसपास के प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो हमने दूसरे अर्थ में यहाँ कहा जा सकता है कि हमने प्रकृति से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है, जबकि उसी प्रकृति पर हम निर्भर हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है और प्रकृति का भी बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है बसंत ऋतु के माध्यम से। काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों की जो रचना है, इस कविता की जो रचना है वो खड़ी बोली में हुई है। कविता जो है वो छंद मुक्त है, अतुकांत शैली है, भावात्मक शैली का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। सरल सहज अभिव्यक्ति मिलती है इन पंक्तियों में, देशज शब्द का प्रयोग है। इसके साथ साथ प्रकृति चित्रण जो यहाँ किया गया है उसमें अलग अलग बिंबों और प्रतीक योजना के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। इसके साथ साथ चलते चलते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार। इसके साथ साथ दहर दहर में पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। धन्यवाद।